Now next is Bharat, land and people. Okay. Now see, Bharat, land and people means what different types of people came to this country. Different type means different races. Okay. वो कब कब आए, कहां से आए, दिस एंड दैट. ओके, उनको देखो परफेक्ट डेट तो कोई नहीं दे सकता, बट वॉट एवर पीपल वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट, ईच एंड एवरी रेस पीपल केम टू दिस कंट्री, जो हम डिस्कस करने वाले वो सब. ठीक है. हाँ, भारत के ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे द्रविडियंस, इतना याद रखना. और द्रविडियन लोग मतलब कि कौन, कि आज जो भारत के सदर हिस्से में रहते हैं, खास करके वो 4 स्टेट के अंदर, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक, और तेलंगाना अभी अलग हो चुका है, तो वो वाले रीजन को भी गिन लो. ठीक है. सो दिस पीपल वेर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ दिस कंट्री. बाकी जितने भी लोग हैं ना, वो सब तो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो सदियों पहले यहां पर आकर बस चुके हैं. ठीक है. प्रिमिटिव मैन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईस्टर्न साउथ अफ्रीका. के प्रिमिटिव मैन साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि इंसानों की शुरुआत दुनिया के कौन से हिस्से से हुई, तो ईस्टर्न साउथ अफ्रीका के हिस्से से हुई, मतलब वहां से ह्यूमन बींग्स की शुरुआत हुई. ऐसे mesmerized by varied and prosperous heritage, many foreign tribes came to भारत. और भारत का इतना प्रॉस्परस और वेरिड हेरिटेज देखकर कई सारी फॉरेन ट्राइब्स भारत की तरफ आई. ठीक है. दुनिया को अगर ऐसा लगे, या दूसरे देश के लोगों को अगर ऐसा लगता है कि भाई ये पर्टिकुलर कंट्री में फ्यूचर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो लोग हमेशा अपने कंट्री को छोड़कर वहां पर जाने की कोशिश करते हैं. ठीक. तो उसी तरह भारत का भी था. दुनिया के कई सारे हिस्से में से लोग भारत में आए, एंड कंसिक्वेंटली द रिमेन्स ऑफ ओल्ड ट्राइब्स आर फाउंड हियर. और ये जितनी भी ट्राइब्स थी, तब तो ट्राइब्स ही थे ना, तब तो जंगल में रहते थे, इसलिए ट्राइब्स बोलते हैं. तब शहर बहर का कॉन्सेप्ट था ही नहीं. ओके. जंगलों के अंदर शिकार कर करके खाने का ये वो सब. ओके. रोम करने का, स्पेसिफिक सेटलमेंट भी नहीं होते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, घूमते रहते थे. दैट्स व्हाई ट्राइब. ठीक है. द द्रविडियंस वर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एंशिएंट पीपल ऑफ भारत. ये द्रविडियंस जो है, ओके, तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़ पीपल, ये भाषा बोलने वाले लोग, दीज आर द मोस्ट एंशिएंट पीपल ऑफ भारत. ठीक है. और ये जो द्रविडियन लैंग्वेजेस है, फॉर एग्जांपल तमिल है, दैट इज आल्सो एज एंशिएंट एज संस्कृत. रिमेंबर, संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है. ठीक है. तो तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जो है ना, वो भी बहुत ही पुरानी भाषाएं हैं. वेस्टर्न कंट्रीज की कोई भी भाषा ले लो, उन सबसे भी बहुत ही पुरानी भाषाओं में से ये एक भाषा है. ठीक है. ये सारी भाषा है द्रविडियन लैंग्वेजेस. But the modern researchers of linguistics and anthropology have proved that even before the Dravidian, 6 more tribes came and settled in Bharat. ठीक है. हाँ, बट मॉडर्न रिसर्चर्स ऐसा मानते हैं कि भाई द्रविडियन लोगों से पहले 6 और ट्राइब्स आई थी. ठीक है. बट उनकी खाली ये मान्यताएं हैं, प्रूफ नहीं है. दे जस्ट बिलीव दैट थिंग. ठीक है. ये आए जरूर थे भारत के अंदर. ओके. इसमें मना नहीं है, वो आए थे. आज भी वैसे ये सारे के सारे लोग भारत के अंदर पाए जाते हैं, बट इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि ये द्रविडियन से पुराने थे. ठीक है. सबसे पहले नेग्रिटोइड पीपल और हप्सी पीपल, जिन्हें हप्सी भी बोलते हैं, ओके, इनकी स्किन का कलर एकदम ब्लैक होता है. सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट नेग्रेट और नीग्रोज आर द मोस्ट एंशिएंट इनहेबिटेंट्स ऑफ भारत. हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि नीग्रोज जो है वो भारत के सबसे एंशिएंट इनहेबिटेंट है, सबसे पहले भारत के अंदर रिसाइड करने वाले लोग हैं. दे केम फ्रॉम अफ्रीका वाया बलूचिस्तान टू भारत. वो कहां से आए भारत में, तो अफ्रीका से आए, बलूचिस्तान होते हुए, इसलिए तो अफ्रीका वाया बलूचिस्तान टू भारत. And they were black, having height of 4 to 5 feet and curly hair. Skin color black, 4 से 5 फीट की हाइट, curly hair. ठीक. You have to remember the physical appearance of all these people. This is also important. Okay. Australoid or Nishad people. People of this tribe came from Southeast Asia. कि इस ट्राइब के लोग कहां से आए, साउथ ईस्ट एशिया से. Their physical features were, okay, उनके फिजिकल फीचर क्या थे, ब्लैक स्किन विथ ब्रॉड हेड, okay, काली स्किन, ब्रॉड हेड, फ्लैट नोज, शॉर्ट इन हाइट, एटसेट्रा. द आर्यन हु केम लेटर टू भारत कॉल देम निषाद. और ऑस्ट्रेलॉइड के बाद आर्यन लोग आए भारत के अंदर, तो आर्यन लोग या ऑस्ट्रेलॉइड को क्या बोलते थे, निषाद पीपल बोलते थे. ठीक है. एंड द ओरिजिन्स ऑफ द ट्राइब लाइक कोड एंड मुंडा. ठीक है. और ये ट्राइब्स का जो ओरिजिन है ना, कोल है, मुंडा है. ठीक. खासी ट्राइब्स ऑफ असम, द ट्राइब्स ऑफ निकोबार एंड म्यांमार हैव सिमिलरिटीज टू द ऑस्ट्रेलॉइड्स. असम में खासी ट्राइब है,
निकोबार और म्यांमार के अंदर भी ट्राइब्स देखने को मिलती है, उन सब की सिमिलरिटीज ऑस्ट्रेलॉइड लोगों के साथ मिलती जुलती है। Their contribution in the development of भारतीय culture and civilization is immense। और ऑस्ट्रेलियन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है भारत के कल्चर में और भारत की सिविलाइजेशन के अंदर इसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा है। They made clay utensils, okay, मिट्टी के बर्तन बनाने की आर्ट इनके पास थी। They wore cotton cloth, कॉटन के कपड़े पहनते थे, मतलब कि कॉटन में से कपड़े बनाना भी इनको आता था। एंड न्यू मेनी अदर स्किल्स एंड दे हैड ग्रेट रिलीजियस बिलीफ्स टू, और इनके रिलीजियस बिलीफ भी बहुत ही ज्यादा ग्रेट थी। ठीक है, मतलब कि वो टूट कर मानते थे भगवान के अंदर या किसी अपने अपने डेटीज के अंदर। ठीक है। द्रविडियंस, Dravidians were considered to be the creator of Sindhu Valley civilization of Mohenjo-daro। के मोहनजोदारो है या सिंधु वैली या इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इनके क्रिएटर माने जाते हैं द्रविडियंस। एंड द डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ स्टोन कल्चर। ठीक है, और स्टोन एज कल्चर के डायरेक्ट डिसेंडेंट, मतलब कि स्टोन एज से ही द्रविडियन लोग थे। स्टोन एज मतलब कि जब हम खाली पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, पत्थरों के हथियार बनाकर उससे शिकार कर करके खाते थे, उतनी पुरानी रेस। The tribes which came from north survived with the language and cultural features। के नॉर्थ से आई, मतलब कि पृथ्वी के नॉर्थ से, भारत के नॉर्थ से नहीं। ठीक है, फिर भारत में अगर बसी अपनी लैंग्वेज के साथ, कल्चरल फीचर्स के साथ। लेटर ऑन दे वर ओनली कॉल्ड एज द्रविडियंस, और फिर बाद में इनका नाम क्या पड़ा, द्रविडियंस। द्रविडियंस gave the concept of mother as goddess and father as god। ओके, माता को गॉडेस बोलना, पिता को गॉड बोलना, भगवान बोलना, ये कंसेप्ट द्रविडियन ने ही दिया था। सो द थॉट ऑफ पार्वती एंड शिवा एज मदर एंड फादर डेवलप्ड, और पार्वती जी और शिव जी, ओके, पार्वती जी को माता और शिव जी को पिता, ये बुलाने का थॉट भी डेवलप हुआ। एंड मोर ओवर द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग नेचर इज द गिफ्ट ऑफ द्रविडियंस। देखो, भारत के अंदर हम नेचर को वर्शिप करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, हम जानवरों की पूजा करते हैं, हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। तो ये नेचर को वर्शिप करने का जो सिस्टम था वो द्रविडियन लोगों ने ही चालू किया। ठीक है, द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विद धूप। ओके, धूप मतलब इंसेंस स्टिक के ऊपर स्टिक निकाल दो, खाली वो ऊपर वाला जो फ्रेग्रेंस वाला जो मटेरियल था उसको धूप बोलते हैं। वो फिर दीप दिया जलाते हैं, हम आरती करते हैं। दीज आर कंसिडर्ड टू बी द गिफ्ट्स ऑफ द्रविडियन। तो ये सिस्टम भी द्रविडियन लोगों ने ही चालू किया। ठीक है, एंड बिसाइड्स नेचर एंड एनिमल वर्शिपिंग एटसेट्रा आर देयर ग्रेट फीचर्स। और इसके अलावा नेचर और एनिमल वर्शिपिंग भी इनका ग्रेट फीचर है। ठीक है, मतलब कि हम सदियों से एनवायरमेंट को साथ में लेकर चलते हैं। नेचर और एनिमल को वर्शिप करने के पीछे का मेन रीजन यही था कि एनवायरमेंट को पोल्यूट ना करे और जानवरों को ना मारे, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन हो। हम सदियों से जानते थे कि हम नेचर के साथ जुड़े हुए, हम मतलब कि इंसान, तो नेचर को जितना ज्यादा नुकसान पहुंचेगा उतना ही नुकसान हमें भी पहुंचने वाला है। ठीक है, इसलिए इन लोगों ने वर्शिपिंग का सिस्टम चालू किया। ओरिजिनल डेइटीज ऑफ द्रविडियंस हैव बीन एक्सेप्टेड बाय आर्यंस। डेइटीज मतलब कि जिनको द्रविडियन लोग पूजते थे, जिन देवी देवताओं को, जिन ईश्वरों को, आर्यन लोगों ने भी उनको एक्सेप्ट किया। and were re-established by them as god of culture with pace of time। and they were re-established by them, okay, as a god of culture। and under the tremendous influence of north, Aryan culture was deeply internalized by the Dravidians। और फिर आर्यन कल्चर और द्रविडियन कल्चर दोनों एक दूसरे के साथ इंटरनलाइज्ड हुए। Hence intercaste marriages took place। और फिर आर्यन लोग और द्रविडियन लोगों के बीच में इंटरकास्ट मैरिजेस हुई। Dravidians had matriarchal system of family। और द्रविडियंस के अंदर मैट्रियार्कियल सिस्टम होती है। मैट्रियार्कियल सिस्टम का मतलब होता है कि घर के अंदर फीमेल पावर चलेगा ऐसे। ठीक है, Dravidians progressed a lot in different craft and art like building of boat and raft। क्राफ्ट और आर्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस की। बोट और राफ्ट बिल्ड बनाने लगे, वीविंग करने लगे, स्पिनिंग करने लगे, डाइंग भी करने लगे। एंड ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द आर्यंस दे शिफ्टेड टू साउथ भारत एंड सेटल्ड देयर। बट उत्तर भारत के अंदर आर्यन लोगों का दबदबा बढ़ गया, इसलिए वो सब साउथ में चले गए और वहां जाकर वो सेटल हो गए। दुनिया का सबसे बड़ा कपड़े का मार्केट चेन्नई के अंदर है, याद रखना। ओके, तमिलनाडु के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा कपड़े का मार्केट, कॉटन के कपड़े। ठीक है, आज भी जहां तक बात कपड़ों की और डाइंग की आती है तो साउथ का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है, as a result today we can see the people speaking Dravidian family languages like Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam। ठीक है, और ये द्रविड़ फैमिली लैंग्वेजेस है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस?
Okay. Other tribes apart from above, Mongoloid, Alpine, Dinaric and Armenoid tribes were also there in Bharat. और ये ऊपर की जो 3 ट्राइब्स हमने पढ़ी, नेग्रिटोइड है, ऑस्ट्रलॉइड है, द्रविडियंस है, इनके अलावा मोंगोलॉइड, एल्पाइन, दिनारिक और आर्मेनोइड ट्राइब भी भारत के अंदर मौजूद थे। ठीक है। सबसे पहले मोंगोलॉइड पीपल, पीपल फ्रॉम मंगोलिया। मंगोलिया इज ए कंट्री, आज भी है दुनिया के नक्शे में, आप देख सकते हो। ठीक है। दे केम टू भारत फ्रॉम नॉर्थ चाइना वाया तिब्बत। चाइना के नॉर्दर्न हिस्से में है मंगोलिया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर नॉर्थ चाइना लिखा है ऐसे। वाया तिब्बत वो भारत आए, सेटल डाउन एट नॉर्थ असम। ओके। और भारत के अंदर अगर आपको मोंगोलॉइड लोग देखने हैं तो मोंगोलॉइड लोग मिलते जुलते होते हैं चाइनीज लोगों के साथ। तो कहाँ सेटल डाउन हुए? नॉर्थ असम, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी जगहों पर। दे ग्रेजुअली इंडियनाइज्ड देमसेल्व्स, उन्होंने खुद को इंडियनाइज किया। इंडियनाइज किया मतलब कि भारत के रंग ढंग में वो घुल मिल गए। Mongoloid people possess the physical characteristic या yellow complexion। और Mongoloid people जो होते हैं उनके कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल वी आर ब्राउन पीपल बट Mongoloid people are yellowish in color। मतलब पूरे ऐसे पीले पीले नहीं होते बट उनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा येलोइश लगता है। फ्लैट फेस, चबी चिक्स, almond shaped eyes etc। and Mongoloids were of yellow complexion and they were known as Kirat। ठीक है, Mongoloid का येलो कॉम्प्लेक्शन था ना, इसलिए उनको किराट भी बोलते थे। ठीक है, उनकी येलो कॉम्प्लेक्शन के कारण। Then Alpine, Dinaric and Armenoid people. These people migrated from Central Asia। ठीक है, अल्पाइन, दिनारिक और आर्मेनोइड, ये लोगों ने कहां से माइग्रेट किया? सेंट्रल एशिया से। ऑल दिस थ्री ट्राइब्स हैव सिमिलैरिटीज, और ये तीनों के तीन ट्राइब्स में सिमिलैरिटीज है। तो ओरिजिन मतलब कि जीन्स जो है ना ऑफ दिस ट्राइब आर फाउंड इन अ लार्ज नंबर इन गुजरात। ठीक है, मतलब कि हम इन तीनों में से किसी एक में बिलोंग करते हैं। ठीक है, या अल्पाइन या दिनारिक या आर्मेनोइड। ठीक है, तो गुजरात के अंदर, खास करके सौराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, बंगाल के अंदर और ओडिशा के अंदर, ठीक, इन तीनों ट्राइब्स के लोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई पूछे ना कि आपकी रेस क्या है, तो हम इन तीनों, या अल्पाइन हो सकती है, दिनारिक हो सकती है, आर्मेनोइड में से इनमें से कोई भी हमारे पूर्वज हो सकते हैं। ठीक है। आर्यंस, द नॉर्डिक आर्यंस वर द क्रिएटर ऑफ द आर्यन सिविलाइजेशन इन भारत। भारत के अंदर आर्यन सिविलाइजेशन की शुरुआत किसने की? नॉर्डिक आर्यंस ने। हिंदूज वर कॉल्ड आर्यंस इन द एंशिएंट टाइम। के हिंदूज जो है ना, उनको एंशिएंट टाइम्स में आर्यंस बुलाया करते थे। ओके। एंड द एरिया वेयर दे वर डेंसली पॉपुलेटेड वाज कॉल्ड आर्यव्रत। और जिस एरिया में ज्यादातर हिंदू पाए जाते थे ना, उस एरिया को आर्यव्रत बोलते थे। आपने शायद महाभारत के अंदर सुना हो कि संपूर्ण आर्यव्रत में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो मुझे परास्त कर सके, ऐसे इस टाइप के डायलॉग है। तो ये आर्यव्रत मतलब क्या, कि जहां जहां तक हिंदू फैले हुए वहां वहां तक कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो मुझे हरा सके ऐसे। As 7 rivers were flowing over there, that region was named as सप्त सिंधु। और ये वाला जो रीजन जहां पर 7 नदियां बहती थी, ठीक है, इसलिए इसको सप्त सिंधु बोलते हैं। And in ancient time, the first Aryan population was concentrated in northwest। और भारत के अंदर सबसे पहली आर्यन रेस जो है या पॉपुलेशन जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में। आज भारत के नॉर्थ वेस्ट में क्या है? ठीक है, तो बलूचिस्तान है, पाकिस्तान के कुछ हिस्से है, पंजाब है, हरियाणा है, सब नॉर्थ वेस्ट है। The area of Aryavrat was extended up to Mithila in the east। ईस्ट के अंदर कहां तक एक्सटेंशन था आर्यव्रत का? तो मिथिला तक, मतलब कि बिहार। इन साउथ इज स्प्रेड अप टू विंध्याचल ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड। और साउथ में विंध्याचल माउंटेन तक। ठीक है, पोस्ट वैदिक पीरियड मतलब कि वैदिक पीरियड के तुरंत बाद। एंड दे वर मोर एडवांस्ड पीपल देन एनी अदर कंटेम्पररी ट्राइब्स। और उन दिनों में जितनी भी ट्राइब्स थी, उन सारी ट्राइब्स के मुकाबले आर्यन लोग सबसे एडवांस्ड थे भारत के अंदर। एंड दिस वास्ट लैंड वाज रिकॉग्नाइज्ड विद वेरियस नेम्स एज भरत मुनि। और ये इतनी बड़ी लैंड जो है, ओके, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड विद वेरियस नेम्स, अलग अलग नामों से रिकॉग्नाइज किया गया। ओके, मतलब कि भारत की जो भूमि है उसको भारत भूमि, भारत खंड या भारत वर्ष, इन नामों से बुलाया जाने लगा। आफ्टर द नेम ऑफ किंग आर्य भरत और भरत कुल ट्राइब। किसके नाम के ऊपर से? आर्य भरत या भरत कुल के जो ट्राइब की जो राजा भरत हुए, ठीक है, उनके ऊपर से। ठीक, आर्यंस वर नेचर लवर। आर्यंस जो थे वो नेचर लवर है। दे लव्ड एंड वर्शिप द ट्रीज। उन लोगों ने
ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन, सन, वेन, रेन, इन सारी चीजों को वर्शिप करना चालू किया ताकि हम इसको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे. They had composed hymns for praying to various natural element. उन्होंने hymns भी कंपोज किए, मंत्र, ताकि अलग अलग चीजों की प्रेयर के लिए इस्तेमाल किए जा सके. And in due course of time, some religious ceremonies like recitation of Vedas, performing yajna and other activities became prevalent in Bharat. ठीक. और धीरे धीरे रिलीजियस सेरेमनीज की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल रिसाइटेशन ऑफ वेद, कि वेद को रिसाइट करना, यज्ञ परफॉर्म करना या दूसरी तीसरी एक्टिविटीज करना, ये भारत के अंदर काफी प्रेवलेंट हो गया. ठीक है. There was a fine amalgamation of those tribes with the specific style of living and harmonious culture was formed. ठीक है. और जी जितनी भी ट्राइब्स हमने डिस्कस की उनका एमलगमेशन हुआ, मतलब कि एक दूसरे के साथ रहे, एक हार्मोनियस कल्चर डेवलप किया, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे. ओके. और करते भी थे, छोटे मोटे होते, ऐसा नहीं कि सबको काट डालो और मार डालो ऐसे. which gave Bharat a glorious and prosperous heritage. और इसी के कारण भारत का एकदम ग्लोरियस और प्रॉस्पेरस हेरिटेज बना. This foreigner and Bharatiya tribes amalgamated in such a way over a long period of time that they lost their individual identity through intercaste marriages. तो ये फॉरेनर और भारतीय ट्राइब जो एक दूसरे के साथ इतना घुल मिल गए लंबे अरसे के बाद कि उनकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो गई वाया इंटरकास्ट मैरिजेस. Outsiders and local people were greatly influenced by languages. और आउटसाइडर या लोकल लोग जो थे ना, वो कौन कौन सी चीजों से इन्फ्लुएंस होते थे? तो लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट मतलब क्या? फॉर एग्जांपल गुजराती में कैसे क ख ग घ होता है, इस तरह हिंदी में क ख ग घ, संस्कृत के अंदर, इंग्लिश के अंदर ABCD होता है. इनको अलग अलग लैंग्वेजेस की स्क्रिप्ट बोलते हैं. ठीक है. तो दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय स्क्रिप्ट, नेम्स एंड रिलीजियस बिलीफ्स एटसेट्रा. दे प्लेड अ वाइटल रोल इन इंडियनाइजिंग दिस फॉरेनर. और इन सब फॉरेनर्स को इंडियनाइज करने में ये सारी चीजों ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया. एंड सिंस एंशिएंट टाइम्स अ कंपोजिट कल्चर हैज बीन क्रिएटेड इन भारत. और सदियों से भारत के अंदर एक कंपोजिट कल्चर क्रिएट हुआ है. ओके. मतलब कि मिक्स्ड अप कल्चर, finest mixed up culture, and they all then became Bharatiya. In short, in ancient Bharat, the amalgamation of various cultures enriched Bharatiya culture by making it variegated and prosperous. तो इतनी सारी ट्राइब्स भारत में आई, इतनी सारी ट्राइब्स के अमलगमेशन के बाद ही भारतीय कल्चर इतना वैरिड बना और इतना प्रॉस्परस बना. ठीक. और अलग अलग लोगों से हमने काफी कुछ सीखा और उसको एक टाइप के कल्चरल फॉर्म में डेवलप किया. ठीक. नाउ प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज. हेरिटेज को प्रिजर्व करना और कंजर्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. तो ईच एस्पेक्ट ऑफ भारतीय हेरिटेज मेड भारत आई कैचिंग, पिक्चरस्क एंड अट्रैक्टिव. तो भारत के हेरिटेज का जो हर एक पहलू है उसके कारण भारत के बारे में काफी सारे लोग जानने के लिए इच्छुक है और वेस्ट के अंदर आज भारत का काफी इन्फ्लुएंस है. हेरिटेज ब्रॉट ग्लोरी टू द नेशन. हेरिटेज जो होता है ना वो भारत को ग्लोरी दिलवाता है. ठीक है. एंड भारत अटेन्ड अ लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड बाय कीपिंग इट्स रिच हेरिटेज प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड. ओके. भारत का अभी काफी लीडिंग पोजीशन है खास करके अपने रिच हेरिटेज के लिए. Thus, it is the primary and pious duty of every citizen of Bharat to see that nobody harms the ancient memorials and also to preserve places having historical importance and values. तो ये हमारी ड्यूटी है एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ये ध्यान रखना कि हमारे एंशियंट मेमोरियल्स को हम नुकसान ना पहुंचाए या कोई और नुकसान ना पहुंचाए और इसके इंपॉर्टेंस को और वैल्यूज को हम जाने. And in our constitution, the fundamental duties of Bharatiya citizens are mentioned in Article 51A. देखो हमें राइट्स मिले हैं तो साथ साथ में ड्यूटीज भी है. राइट्स मफत में नहीं मिलते. अगर हम देश के अंदर रहते हैं तो कुछ नियमों का भी पालन करना पड़ता है. तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है एज ए भारतीय सिटीजन वो आर्टिकल 51A में लिखी हुई है. इन दैट 6, 7 and 9 डिस्क्राइब द फॉलोइंग ड्यूटीज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज. और उसमें 6, 7 और 9 नंबर की जो ड्यूटीज है ना वो ये है जो हमें हमारे हेरिटेज को बचाने के लिए जरूरी है. क्या ड्यूटी है? टू अंडरस्टैंड द इंपोर्टेंस ऑफ आवर हार्मोनियस कल्चर, प्रॉस्पेरिटी एंड टू प्रिजर्व इट. हमें हमारे कल्चर को अंडरस्टैंड करना है, इसकी प्रॉस्पेरिटी को, और उसको प्रिजर्व करना है. ये हमारी ड्यूटी है. हमें फॉरेस्ट को, टैंक को, रिवर, पॉन्ड को, वाइल्ड एनिमल्स को, बर्ड्स को मेंटेन करना है, along with maintaining the natural environment and to show compassion for all living creature. नेचुरल एनवायरनमेंट को भी मेंटेन करना. और छोटे से छोटा कीड़ा क्यों नहीं है, हमें उसको भी मारने का कोई हक नहीं है. सपोज चींटी चली जा रही है और आपने अपने पैरों के नीचे कुचल दिया जानबूझकर, तो वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. ठीक है. कंपैशन मस्ट बी शोन टू ईच एंड एवरी लिविंग क्रीचर एंड द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिविंग अप वायलेंस आर आल्सो इंक्लूडेड. और पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना और
वायलेंस बिल्कुल ना करना, ये सारी चीजें भी इंक्लूडेड है। दस नेचर हैज क्रिएटेड ब्यूटीफुल लैंडस्केप। ओके, तो नेचर है, उन्होंने लैंडस्केप क्रिएट किया, इतनी ब्यूटीफुल सीनरी क्रिएट की है। तो वी शुड मेंटेन द प्योरिटी, सैंक्टिटी एंड ब्यूटी। तो ये हमारी सोलफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन सारी चीजों की प्योरिटी, सैंक्टिटी, ओके, पवित्रता, ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस इज कंसिडरिंग इट टू बी अवर मोरल ड्यूटी। तो ये सारी चीजें हम मेंटेन करें। ऐसा नहीं है कि भी किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर जाकर वहां पर पेंटिंग कर दे या पान मावा गुटखा खाकर यहाँ वहां थूक दे ऐसे, ठीक है, या कैसे भी करके उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो वैसा बिल्कुल भी होना चाहिए नहीं। द भारतीय हेरिटेज इज एन आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ भारत ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, हमारा जो हेरिटेज है ना, वो 10-20 साल में बना हुआ हेरिटेज नहीं है। इतने सारे लोगों के अमालगमेशन के बाद और इतनी सदियों के बाद आज हमारे पास ये हेरिटेज है। ठीक है, नेचर हैज जनरली डोनेटेड एबंडेंट प्रोस्पेरिटी टू भारत। और नेचर ने भी, कुदरत ने भी भारत को प्रोस्पेरिटी दौरे में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। हाँ, ब्यूटीफुल पहाड़ है, इतनी नदियां है, फर्टाइल लैंड है, ठीक है, समुद्र का किनारा है। तो ये सारी की सारी चीजें नेचर ने ही हमें दी है। Bharat achieved invaluable opportunities in all the fields for gradual development due to Bharat's peculiar natural structure. ठीक है, और जितने भी फील्ड है, फिर वो साइंस की हो, कॉमर्स की हो या आर्ट्स की हो, उन सारी की सारी फील्ड्स में हमने इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज और इनवैल्यूएबल सक्सेस पाया है। ओके, and in this way the Bharatiya heritage is a result of the development of the people of Bharat in social, economical, political and cultural field over centuries. ठीक है, और इस तरीके से भारतीय हेरिटेज जो है ना, वो एक रिजल्ट है, ओके, ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीपल ऑफ दिस कंट्री। और भारत का डेवलपमेंट कौन कौन सी फील्ड के अंदर हुआ है, फिर वो सोशल फील्ड हो, इकोनॉमिक फील्ड हो, पॉलिटिकल फील्ड हो या कल्चरल फील्ड हो, एक भी फील्ड हमने बाकी नहीं छोड़ी है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये सारे के सारे फील्ड में भारत के लोगों ने बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट किया है।